सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ एपीसी से पहले एक और एपीसी कर ली गई है और इसमें बड़ी चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि 20 सितंबर को तो एपीसी जो होनी है उसमें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ लाहेमल आना है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एपीसी में इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि भुट्टो ख़ानदान के जितने भी अफराद कत्ल हुए रियासत ने किए। ये रियासत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब भी पीछे ना रहे, उन्होंने कहा कि जी मुनसिफ की शक्ल में कुछ लोगों ने आमिर को बग़ैर मांगे बहुत कुछ दे दिया। बहुत ही अच्छा होता, इफ्तिखार चौधरी साहब का भी नाम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल इसके साथ साथ अब अगली जो एपीसी होनी है उसमें जो चीज़ें नज़र आएंगी वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। एक तो ये कि जल्द से जुलूस सड़कों पर आना और वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़े में मजबूर करना, ये तजवीज़ देगी नून लीग। पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आनी है कि स्पीकर असद कैसर साहब को हटाया जाए, अदम एतमाद की तहरीक लाने का मशवरा पीपल्स पार्टी देने वाली है। ये मेन चीज़ें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन ने जवाब दे दिया FIMA के जी मेरे वालिद बीमार हैं, लंदन में है, उनका इलाज चल रहा है। वही बात जो मियां नवाज शरीफ के साथ है वही काम अब जहांगीर तरीन के साथ हो रहा है। इसके अलावा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कल मैंने काफ़ी बहस की बाबर साहब से भी, असद खरल साहब से भी, पेट्रोल के हवाले से बहुत, लेकिन आटे की कीमतें बढ़ गई हैं और ये इमरान खान साहब के नोटिस के बावजूद और दरामद करने की खबरें भी आई कि जी आटा दरामद किया जा रहा है, गंदम दरामद की जा रही है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में क्या हालात होने वाले हैं, क्या सड़कों पर माहौल होगा, वो आज सेनेट में नज़र आ गया। मुशाहिदुल्लाह और मियां अतीक आमने सामने थे, गलीज़ गुफ्तगू हुई, गालम गलोच हुई, बेहुदा और लग़्व गालियाँ दी गईं जो हम सुना नहीं सकते, जिन पर बात भी उस तरह से नहीं कर सकते। क्या क्या कहा गया, इस सब पर हम बात करेंगे। असद करल साहब, बाबर डोगू साहब मेरे साथ हैं। करल साहब, ये जो कुछ कहा गया है एपीसी में तो जमातें होंगी, मगर उससे पहले ही इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह बोलना शुरू कर दिया गया है, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। मैं आपको एहसन इकबाल साहब का एक शॉर्ट दिखा रहा हूँ, उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू का हिस्सा, कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा कि अपोजिशन ने एक एजेंडा बनाया हुआ है, इनको NRO चाहिए था, उसका जवाब एहसन इकबाल साहब क्या दे रहे हैं, ज़रा देखिए। वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर में अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए उनकी वजाहत होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने यह साबित करने की कोशिश की कि इस मुल्क की तमाम अपोजिशन गद्दार है और उसे मुल्क के मफाद से कोई सरोकार नहीं। अपोजिशन ने नहायत जिम्मेदारी के साथ उन तमाम कवानीन पे सियासत से बालातर होकर ताउन किया है जिनकी पाकिस्तान को फैटिफ के ग्रे लिस्ट से निकलने की जरूरत थी। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को एक जासूसी की रियासत बना दिया जाए जहां पे हर शख्स के लैपटॉप के अंदर रियासत घुसी हो और हर शख्स की बुनियादी आज़ादियों को सल्ब कर लिया जाए। असद खरल साहब, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये तो कह रहे हैं कि आज़ादी सल्ब हो गई है FATF की वजह से। आज़ादी सल्ब हो गई है ना, कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम अब जो लाइनें हैं वो पाइप लाइनें बंद हो गई, यही आज़ादी है ना। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यही कहते हैं कि फाटिफ के अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग वाला, मुझे ये बताएं उसामा साहब, अगर मनी लॉन्ड्रिंग को करता है पाकिस्तान के अंदर, उसको पकड़ना जुर्म है। वो तो कह रहे हैं जासूसी होगी, लैपटॉप में जासूसी होती रहेगी। मुझे ये बताएं कि आपका लैपटॉप के अंदर आपने अगर डाटा एक जगह के रखा हुआ है, बंदे रखे हैं, ये लैपटॉप से ही चीज़ें बरामद हुई हैं ना। ये मुश्ताक चीनी, ये कासम कयूम, ये जो फेक मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस हैं, जो फेक अकाउंट्स के केस हैं, ये FI और NAB के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, ये क्या शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब, अनवर मजीद साहब ने, सलमान शहबाज, हमजा ने जाकर बता दिया था NAB को खुद ही और FI को, जनाब ये हमने मनी लॉन्ड्रिंग की। ये मनी ट्रेल उनके इन गैजेट से निकली है। ये इनके लैपटॉप से जब बंदे उठाए गए और उन बंदों के लैपटॉप जहाँ पे उन्होंने प्राइवेट खाते रखे हुए थे, जाली किताबें भर रही थी 1 नंबर 2 नंबर, तो ये अब समझ आ गई। यानी कभी बंदा जज्बात में आके वो बात कर देता, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने असम्बली के अंदर खड़े होके कि कोई करप्ट और चोर इतना बेवकूफ़ होता है कि एहसास अपने नाम पे रखेगा। भाई भला वो पैसा क्या कह रहे थे
बात सच निकल जाती है ना। जी। उन्होंने कहा कोई भला कुछ चोर और करप्ट बंदा इतना बेवकूफ तो नहीं होगा ना कि वो अपने नाम पे एहसास रखेगा वेल डन मियां। अच्छा, वारंट के बगैर गिरफ्तारी पर भी एतराज है। क्यों वारंट के बगैर क्यों? मुझे ये बताएं कि वारंट के बगैर गिरफ्तारी किसकी होगी? जो मनी लॉन्ड्रिंग करता होगा, जिसके खिलाफ आपके लैपटॉप से ही चीजें मिल जाएंगी, जो आपका मुलाजम उठाया जाएगा, जो आपका जो जिस तरह उस्मान जो था इनका शरीफ फैमिली का, उस्मान जो इनका CFO था, वो जब तोते की तरह बोलेगा, जब सलमान अब्बासी तोते की तरह बोलेगा, जब कासिम कयूम जो बोलेगा और जब उनके मुश्ताक चीनी बोलेगा, तो उनके लैपटॉप भी उठाए जाएंगे, फिर बैंकों की ब्रांचों में जाया जाएगा, रिकॉर्ड आएगा। एक और अब सिर्फ छोटी सी बात, अब मुझे 2 चीजें और हैं डॉक्टर साहब की इजाजत से वो बात करें, क्योंकि इस पे भी आ जाऊं ना सर। मैं इस पर आता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, ताकि वो भी उस पे इनपुट दे दे। मैं आपकी तरफ आता हूं, आप इस पर जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि बिलावल और ये सारी उस हाँ जी बिल्कुल आना है, इसी पर बात करनी है। बाबर डोगर साहब, तो इसमें इदारों का कसूर है जो बातें असद साहब ने कही हैं। ये APC से पहले जो APC हुई है, इसमें रियासत ने मार दिए भुट्टो खानदान के लोग, तो मुर्तज़ा भुट्टो का मामला फिर कहाँ किस खाते में आप डालेंगे? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब मुंसिफ के रूप में कुछ लोग थे, तो वो इफ्तिखार चौधरी। उसामा साहब, आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की मुनाफ़क़त का कि ये कह रहे हैं कि मुंसिफ की शक्ल में कुछ लोगों ने बग़ैर मांगे आमरों को आइन में तरमीम का अख्तियार दे दिया। इनके इफ्तिखार चौधरी साहब ने प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ जो थे उनको आइन में तरमीम का अख्तियार दे दिया। पहली तो बात है हिम्मत पैदा करें, उसका नाम ले इफ्तिखार चौधरी का। शहबाज साहब, ये वही इफ्तिखार चौधरी साहब है जिनके लिए आपके भाई ने और आपने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकाला था। ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं जिन्होंने बदले में आपकी पंजाब में हुकूमत बहाल की थी। ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं जिन्होंने आप पर और नवाज शरीफ पर सारे केसेस ख़त्म किए थे। ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं जनाबे वाला जिन्होंने आपके कहने पर पार्टी का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर घर भेज दिया था, गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं जिन्होंने पंजाब में आपको सपोर्ट किया और पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसका जीना उस पे बेतहाशा करप्शन के अपोजिशन लीडर का वो किए आप लोगों के कहने पे। ये जब मैं आपको बताऊं, ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं जिनकी कोर्ट में नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे, और ये वही इफ्तिखार चौधरी साहब हैं जिनकी कोर्ट में ख्वाजा आसिफ साहब गए थे रेंटल पावर स्कॉर्पीओ केस में जो नैब में। ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं। खरल साहब एक मिनट ठहर जाए। ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं जिनको जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, जब वो लाहौर आते थे, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी और आप उनको VVIP प्रोटोकॉल देते थे, सरकारी प्रोटोकॉल देते थे। ये वही बंदा है जिसने आमिर को आइन में तब्दीली का अख्तियार दिया। PCO पर हलफ उठाया था, उसके बाद तो बहुत दूर की बात है ना, आप उससे आगे चले गए। आमिर को वो अख्तियार दे दिया, थोड़ा सा पीछे जाए, आपकी भूल गए डोगर साहब और अपना उसामा साहब। सुन ले नाजरीन, 20-30 साल की पहले आपको कहानी याद होगी जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था सज्जाद अली शाह साहब के ऊपर, हुआ था हमला और उनको हटाया गया था। जुडिशरी में बगावत की गई थी। बगावत करवाने के अंदर मरकजी किरदार किसका था पता है आपको? वही इफ्तिखार चौधरी हैं जो उस वक्त क्वेटा में होते थे, और उस वक्त राजा नादर परवेज जो आपके वजीर मुफासलात थे, वाकई उनके भाई थे तारक परवेज जो थे कोर कमांडर गालबन। और वहां पे जहाज उतरा था उस वक्त, वो एक गौरी मिसाइल गिरा था हमारी हदूद में, तो रात को कोई जहाज जो है लैंड नहीं क्वेटा में कर सकता था। रात जहाज लैंड किया गया, यहाँ से जहाज भर के गए। रफीक तारण साहब का किरदार है, एक और जज साहब 2-3 है, और फिर ये जो मसूफ है इफ्तिखार चौधरी साहब भी क्वेटा में होते थे। ये कहते हैं मैं राना सिन्हा का कजन, ये इस तरह की बातें कई दफा ये वहां से शुरू होता है। तारण साहब देख ले, इस तरह खलीलुर रहमान रमदे साहब है, उनके मुस्तफा रमदे साहब, एक खलीलुर रहमान खान साहब भी है जो करते रहे, जिनके बेटे शकीलुर रहमान खान साहब हैं, पता है ना आपको, एडिशनल एडवोकेट। वो खलीलुर रहमान खान साहब की खिदमत भी डोगर साहब को पता है, उनको कई साल तक रिटायरमेंट के बाद सरकारी घर रमदे के बेटे को जिस तरह लगाया गया और आउट ऑफ रूल्स एडवोकेट, मैं कहता हूं एक खलीलुर रहमान खान साहब के बेटे को लगाया गया एडवोकेट भी एडिशनल, और उनको घर कई साल तक कभी कंपनी का चेयरमैन बना के, कभी कोई बना के,
देखिए ये तो इनके साथ रहना मकबूल है। आज भी जज इनकी जेब में होना वो इनको जज चाहिए। इफ्तिखार चौधरी को इनको आप पता मुनसिफ कौन से चाहिए? इसलिए कि उसको लारा दिया कि जब तुम रिटायर हो जाओगे सदर बना देंगे, हम तुम्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। वो नहीं, वो सदर बनाएंगे। जिस तरह लेकिन इफ्तिखार चौधरी जो था वो इनके बारे में नहीं था एज प्रेसिडेंट। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने वो दही भले वाले साहब जो है उनको ये तो खिदमतगुजारों को करते हैं ना, उनको बना दिया ममनून साहब। इनको ममनून ही तो चाहिए सारे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया, जिस पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के इनके खिलाफ हो गए कि उनको ये गुस्सा था कि मेरे से सारे काम इन्होंने बातें की है। पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। कानून लिखा हुआ है कि टाइम बार्ड होता है कि इतने साल के बाद अब दोबारा केस ओपन नहीं हो सकता। टैक्स वाला दुनिया में कलसूम नवाज की पिटीशन इन्होंने एक्सेप्ट की, वो कलसूम की आज भी पड़ी हुई है, दूसरी टैक्स चोरी की, ये बकायदा टाइम बार्ड एक्सेप्ट कर ली सारे। अच्छा अगली और बात सुन ले इसमें। अच्छा इसके साथ साथ एक और बड़े अहम मामला है जी, ये जो तहरीक आ रही है, तहरीक अदम इत्मीनाद आ रही है, इनको चाहिए जस्टिस चीफ जस्टिस जो राशिद अजीज थे, जिनको फोन करके हुक्म देते थे, इनको चाहिए जस्टिस कुलूम जैसे जज जो इनके हुक्म के पाबंद हैं, इनको ऐसे जज। और इफ्तिखार चौधरी भी तो उनके हुक्म की जज सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन पैदा कर दें। हाँ जी, म्यूटनी करें, इदारों को अलग बेंच बना दें, अलग बेंच बनाए, क्वेटा बेंच बिठा दिया गया। आपको पता है सारा मामला जब हुआ, यानी इदारे तबाह कर रहे हैं, इदारे तबाह करने, इदारों के अंदर साजिश करनी है। खैर साहब से एक सवाल है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, क्योंकि जब ये वाले अच्छा बिलावल का एक सवाल है, मुझे एक बात बताएं। इफ्तिखार चौधरी साहब हर चीज़ पे सो मोटो लेते थे। इवन इन्होंने पे पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को वो करने को कहा जिस पे वो आईनी तौर पे जो नहीं कर सकते थे, और अल्टीमेटली उसको फारिग कर दिया यूसुफ गिलानी को। लेकिन वो जो जिसको शेख शीशा कहते हैं, मदर ऑल केसेस, क्या उसका नाम है, हुदैबिया पेपर मिल, जब कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपील नहीं की, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसका सो मोटो क्यों नहीं लिया? बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 12 में मैं पेश पहला सो मोटो मेरे इनके दौर में हुआ था जब चीफ जस्टिस थे। मेरा जो आपको पता ही है कि असगर खान केस जब जेर समात था, जिसमें नून लीग ने फंड लिए थे जी, तो मैंने एक खबर लगा दी ट्रिब्यून में, एक्सप्रेस में, कि जनाब पीपल्स पार्टी ने भी IB के जरिए फंड लिए, तो उन्होंने उसी दिन उन्होंने सो मोटो ले लिया। अच्छा, उसी दिन सो मोटो ले लिया पार्टी के खिलाफ। तो नून लीग ने कहा कि अब आए ना जनाब, अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं, अब दोनों इकट्ठे हो गए, समझ रहे हैं। अगली खबर पर भी जाना है। अब दोनों चुके इकट्ठे हैं, अब उन्होंने मिलकर ये काम किया है। देखिए उसामा साहब, मैं छोटी सी बात को हटाना है, और ये तजवीज पीपल्स पार्टी लेकर आएगी। हो क्या रहा हो गई है, हो क्या रहा सर, वो कह रहे हैं पहले तो साफ दे दे कि कल जो परसों 35 बंदे गायब हुए थे वो क्यों हुए? उसके पहले चेयरमैन सेनेट से बंदे गायब हुए। आप अंदाजा लगा, चेयरमैन सेनेट जहां पे इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, फाइनेंस बिल नहीं पास वहां पर तो उसको तो हटा नहीं सके। नहीं, यहाँ पर जो अलाइज हैं वो तो इत्तेहादी तो गवर्नमेंट के साथ है। ये कल साबित हो गया कि इत्तेहादियों ने गवर्नमेंट के हक में वोट दिए है, कि इत्तेहादी तो कोई अलहदा हुआ नहीं। उसमें तो आप समझे जरा, वजीर दिफाई पैदावार साबिक राना तनवीर साहब वहां पे नहीं थे, वो देखते रहे। चौधरी तनवीर साहब सारे हालांकि आउट स्पोकन है, बड़े एक्टिव हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो नहीं थे। आसिफ जरदारी साहब नहीं थे, और बहुत सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, अब उनके जिन्होंने कमिटमेंट दी हुई थी, जिन्होंने वादे वाइद किए हुए थे, वो वहां पे नहीं थे। ये तो बताए चौधरी तनवीर हो या राना तनवीर हो, ये शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर असेंबली से गायब हो सकते। तो फिर आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया। तो फिर ये फजलुर रहमान साहब के साथ फिर धोखा हो रहा है। अभी इसने रिटर्न मांग रहे थे, अभी खुदा आपको समझ नहीं आ रही। अभी मुझे एक बात बताएं, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे दें। हाँ जी, इस्तीफे तो क्या देने हैं, नून लीग कह रही है कि जलसे जुलूस करते हैं और इस्तीफे में मजबूर करते हैं, इस्तीफे में मजबूर करते हैं। लॉलीपॉप पार्टी कहती है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। अब नून लीग को पता है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होना। ये वो सारी चीजें हैं जिसको सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये ब्रेकिंग आप देख लें, बिलावल भुट्टो साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को फोन किया, उनकी खरीद दरियाफ्त की है। देखिए एपीसी में शिरकत की दावत दी है, वो चाह रहे हैं कि यहां आए और गिरफ्तार। नहीं,
नहीं वो यार ऑनलाइन होगा। आपने आधी बात की है बैकवर्ड को फंसाने का, तो जाल नहीं ऑनलाइन हो रहा होगा, मेरा ये ख्याल है। ऑनलाइन हो रहा है, उन्होंने तो कहा दावत दी, आप ही हैं, मरियम भी है, ऑनलाइन आप आए, आपको एयरपोर्ट से जो है ना वो पकड़ के ले जाए। क्या बात है बिलावल साहब, सही खेला। मुझे बिलावल साहब उन्होंने कहा जी कोर्ट के कहने पे तो नहीं आते, हुकूमत के कहने पे नहीं आते। अच्छा मैं एक बड़ी अहम बात छोटी सी उसामा साहब, सर जल्दी, ये जो एपीसी हो रही है ना, ये सारी डिमांड्स हैं, इससे अपोजिशन जो मजीद मुनशिर होगी और इन सारे इकदाम से हुकूमत मजबूत होगी। ये सारा जो एजेंडा हो रहा है, पता क्या हो रहा है, कहता कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर सके, नंबर 1, अपोजिशन मजीद मुनशिर हो, और जो शेख रशीद ने कहा है कि मजीद इनकी आपस में वो कहते हैं लितनी दाल नीड़ी आपस में, और जो बनेगी ये मैं आपको एक चीज बताऊं, अगली खबर ये सारे एक चीज में आप शहबाज शरीफ ना वो बिलावल को पसंद करते हैं, ना वो आसिफ जरदारी को पसंद करते हैं, तो बिलावल साहब उनको उन पे सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर मजबूरी है, नवाज शरीफ का दबाव है कि इनके साथ चलना है, वो मजबूरी में चल रहे हैं। अदरवाइज वो हुकूमत के खिलाफ कोई कैंपेन, कोई तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। इसलिए बिलावल जो है वो डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं, उनको ये डर है कि कहीं शिबाशी भाग ही ना जाए। अच्छा, जो कुछ अब ईवान में हो रहा है वो पता चले उस दिन कमर दर्द हो गई। अच्छा, हमारे पास मेरा ख्याल है उनकी नॉट बी रूल्ड आउट जी, पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। डॉक्टर साहब ये शहबाज शरीफ की कमर दर्द हो सकती है। अब देखें कि ईवान में क्या हो रहा है, पॉजिटिव कोरोना भी आ अच्छा एपीसी की बात हुई है ना, तो अब आप देखें कि इदारों को तो बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेनेट में जो ईवान बाला कहलाता है उसमें क्या हो रहा है, किस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, बस अस्तगफिरुल्लाह कहा जा सकता है। जरा देखिए, नहीं कहा था नमूना, लेकिन अगर ये खुद से साबित करते हैं तो मैं क्या कर सकती। मुशाहिद तशरीफ रखे, ये मियाँ साहब तशरीफ रखे, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। सब तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा, तू इसको बिठाएं। मिलता हूँ तुझे, मैं मिलता हूँ तुझे। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। अब मुझे बताएं असद खरल साहब, जब ये लोग क्या ईवान के अंदर जो गालियां हैं, हम नहीं सुना सकते, ईवान के अंदर मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हम एक नेशनल चैनल पे दिखा नहीं सकते, इस पोजीशन में नहीं है। कितनी गंदी और गलीज गालियां और जो जुमलेबाजी हो रही है, इसके ऊपर मुझे बताएं, ये ईवान मुकद्दस इसको हम कहेंगे, या जो दावेदार है मुकद्दस ईवान, क्या इनको मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली कहा जा सकता है? जो इस तरह की लैंग्वेज, जो गलीज इतनी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठे हुए दूसरे जिसको चलाने के लिए हमें सुन के शर्म आ रही है, हम चला नहीं सकते। वो माँ बहनें भी बैठी हैं, खवातीन भी बैठी हैं, सारा कुछ अब और फिर लाइव दिखाएं। अब ये है लाइव। ये मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं, इनको पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, इन्होंने पहले भी कई दफ़ा से इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं, आप देख लें। सर ये गालियां हैं, तो मेरी सुन ले, मैं समझता हूं उसकी वजह सुन करना पड़ा है हमें, वो गालियां होती क्यों बंद करनी पड़ी। आप समझे, इस मौके देखिए मुशाहिदुल्लाह खान साहब के अजीज़ो कारब हैं पीआईए के अंदर। जी, मियां अतीक साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं एमकेएम के। मियां अतीक साहब, ये बताएं ये क्या हुआ? बड़ा अफसोस हो रहा है मैं ये सारी गुफ्तगू देखकर, ये सारा मामला बिगड़ा कैसे? मुशाहिदुल्लाह साहब की पहले तो आपसे तू मैं हुई, लेकिन फिर गाली तक बात कैसे पहुंच गई? भाई मेरी गुजारिश सुनिए, मैं एक बात कहूँगा कि देखिए मेरे बड़े भाइयों की जगह है, मैं उसी स्ट्रीट में मैं भी बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये रहे। मैंने इनको मुतअद्दिद बार ये कहा कि आपको बहुत बुरी आदत है, आपके जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं, खुदा के लिए मेरी बेइज्जती ना कीजिएगा। मैंने इनको बहुत दफ़ा कहा था। इनकी ये आदत है, पिछले 5.5 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि इनके जब जिसके खिलाफ जो दिल में आता है, चाहे वो कोई वजीर आजम हो या किसी पार्टी का लीडर हो, कोई वर्कर हो, कोई सेनेटर हो, कोई एमएनए हो, ये उसको खरी खरी मतलब है सुनाने में हर कुछ सुना जाते हैं। इवन गालियां देने की बात तो जो है वो तो खैर मैं अब क्या बोलूं उसमें। तो आज भी यही वाकया हुआ कि जब बात हो रही थी तो मैंने कहा जी आप मुझ पर अटैक ना करें, आप 260 लोगों के कत्ल की बात करते हैं, जिन्होंने किया है, जिन्होंने चलाया है, आप उनको कोर्ट में लेकर आए, उनको फांसी दें, उनको जो सजा देनी है दें। आप मुझे, अगर मेरा कहीं पर नाम है, आप मेरे भी वहाँ, ये क्या हुआ? आप उंगली खड़ी करते हैं जिसके। अब देखिए ये वो है जो सिर्फ और सिर्फ ये अखबार की खबर बनाने के लिए ना ये ऐसा काम करते हैं, और इनके लीडरान इन खबरों से बहुत खुश होते हैं।
तो मैंने तो जी अपनी इज्जत का दिफा किया और कुछ भी नहीं है। आपने भी जवाब में गालियां दी, क्योंकि हमने जो नहीं, मैंने नहीं दी। अच्छा मियां साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक ही गली में पले बड़े हुए, ये इस तरह ही मिलीनियर थे, और मिलीनियर थे पंजाब से सेंटर बन जाते हैं सिंध की बजाय, ये तो हमारा भी हक खा रहे हैं। और इनके भाई जो थे जो PIA में गए, और जिस तरह वो आगे उनकी प्रमोशनल तरक्कियां होती गई, और ये सारी कहानियां और इनके अजीजों कारक के पास। भाईजान पंजाब से मेरा जवाब ले लीजिएगा। मैं 1977 से कारोबार कर रहा हूँ कराची में रह रहा हूँ भाई। टिम्बर मार्केट में जाकर पूछ लीजिएगा किसी से, पंजाब में भी मेरी फैक्ट्रियां हैं, उसी तरह कारोबार पंजाब में है जिस तरह कराची में है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये बात जरा आप कर लीजिएगा, बिलियनर हो या ना हो वो तो एक अपनी बात है, वो तो खुदा जिसको बना दे। दूसरा, आपने जो PIA का कहा, बिल्कुल नहीं, इस खानदान ने सबसे ज्यादा PIA को जो नहीं, मैं मुशाहिदुल्लाह को कह रहा हूँ कि जनाब, मैं मुशाहिदुल्लाह के बारे में कह रहा कि पंजाब से सेंटर मुंतखब कराया गया था नून लीग ने, और इनके नवाज शरीफ, इनके खानदान कितने लोग पार्लियामेंट में मुशाहिदुल्लाह की दौलत की बात में नवाज शरीफ साहब ने बहुत से लोगों को नवाजा, उनमें एक ये भी हैं। ठीक, अच्छा, और PIA पूरा खानदान है, और ये वो खानदान है जिसने PIA को जो जिस हाल पर पहुंचाया है वो इनके खानदान ने पहुंचाया है। और ये वो लोग हैं, अभी मैं जानता भी नहीं किसी को। एक शख्स ने मुझे फोन किया, कहते सर मैं केटरिंग में काम करता था PIA की, इनके घरों में खाना नहीं पकता था, और केटरिंग से हर रोज इनके घरों में खाना जाता था। ये वो लोग हैं भाई। साहब आप कह रहे हैं अरबपति हैं। मियां अतीक साहब, इन्होंने नवाज दौर में अपने इलाज के लिए 45,000 पाउंड लिए थे, ये भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है। एक तरफ ये कह रहे हैं अरबपति हैं, दूसरी तरफ ये इलाज के लिए 45,000 पाउंड ले रहे हैं। अपना इलाज अपने पैसों से अपने मुल्क में अपने शहर में कराया भाई, अल्लाह का शुक्र है। ये तो खैर उनके बारे में तो बहुत कुछ है। और लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए सर, हम वहाँ ना बेइज्जती करने के लिए जाते हैं ना बेइज्जती कराने के लिए जाते हैं, मेरा मौक़िफ़ ही है बस। लेकिन मियां तो कहता हूँ इज्जत दो तो इज्जत मिले। मियां अतीक साहब, सेनेट एक मुकद्दस ईवान है, वहाँ पर इश्यूज पे बात होनी चाहिए, वहाँ पर इश्यूज को डिस्कस किया जाना चाहिए, लोगों के इतने मसाइल हैं, वहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज। तो मेरा मतलब है इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? सेनेट के रूल्स में वो बंदा जो इस तरह गालम गलोच करे, इससे पहले फवाद चौधरी के साथ इन्होंने गालम गलोच की, एक्शन क्यों नहीं होता? क्या सेनेट के रूल्स इस तरह कोई परमिट नहीं करते? सर हमारे चेयरमैन साहब जो है वो अपोजिशन से दबते हैं। आप थोड़े दिन ठहर जाइए, जब सेनेट के अपने जब PTI के अपने चेयरमैन बैठे होंगे, फिर ऑपोजिशन वाला कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। ये बक की किसी को इजाजत नहीं होगी। और मैंने ओपनली कहा, मैंने कहा जनाब क्या ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ बकवास करके अपनी खबरें बनवाने के लिए आते हैं? ये लोगों की बेइज्जतियां करके अपनी खबरें बनवाते हैं। लेकिन इससे पहले ये तो मुल्की सलामती के इदारों के बारे में, जुडिशरी के बारे में भी इस तरह की ये बहुत ज्यादा हर्जासराई करते रहते हैं। सर इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर आज तक कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या कोई किसी इदारे के सरबराह हो, जिनके बारे में अशार ना पढ़े हों, कलमात ना कहे हों, उल्टी बातें ना कही हों। मियां अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमने मुसलसल कोशिश की कि मुशाहिदा हो, उनका मौक़िफ़ भी सामने आए, लेकिन उनका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है। शायद किसी ऐसी जगह या सिग्नल नहीं आ रहे, क्या वजह है। हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब भी नहीं आएंगे। अली तरीन तो नहीं पेश हुए। अब जहांगीर तरीन साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बीमार है, उनका इलाज चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और फिर गंदम के हवाले से भी बात करेंगे, आटा इतना महंगा क्यों? ब्रेक के बाद। अब पता चला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुक्रिया भी अदा कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहे हैं, जैसे जैसे APC करीब आ गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ़ोन किया मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनको दावत भी दी कि वो वर्चुअल लिंक के ज़रिए APC में शरीक हो मियां नवाज शरीफ साहब। तो यानी सियासत में वो आ सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनसे बात करके अंदाज़ा हो गया कि भरपूर तरीके से वो शिरकत कर सकते हैं, बस उनको खुद आना ना पड़े, लेकिन वर्चुअली आ सकते हैं, जिस तरह ऑनलाइन होता है वो शिरकत करें। और इस पर मरियम नवाज साहिबा ने शुक्रिया अदा कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि उन्होंने वालिद की खैरियत दरियाफ़्त की है, तो उस पर बहुत शुक्रिया और ढेरों दुआएँ दी हैं बिलावल भुट्टो को। तो ये बड़ी अच्छी बात है
कि दोनों जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। मगर एक लीडर जिसके ख़िलाफ़ आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है वो हैं जहांगीर तरीन साहब। और जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन को बुलाया गया था FI की जानिब से कि चीनी स्कैंडल में उनके वालिद का नाम सबसे आगे आया। अली तरीन साहब ने जवाब ये दिया है कि मुझे वक्त चाहिए और अभी मैं अपने वालिद की तीमारदारी में लगा हुआ हूँ और वो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो असद खरल साहब, अब ये तो कुछ नहीं इनको कहा जा सकता, क्योंकि आप कल की खबर पर कायम है जो आपने दी थी कि बिल्कुल मैं क्लीन बंद करने का लाएंगे। बिल्कुल कायम हूँ कि जहांगीर तरीन खान साहब को जिस दिन पकड़ के आप सज़ा दे देंगे और अली तरीन को, ये पूरी कौम सुन रही है, आप भी सुने। क्लीन चिट का मतलब यही होता है, सब सुन रहे हैं, क्लीन चिट का मतलब यही होता है ना कि क्लीन चिट ना मतलब मिलने का ये है कि वो पकड़ेंगे और उनको सज़ा देंगे। ये तो हो गई उनको फिक्स करना, और जब उनको आप पकड़ेंगे नहीं और अगर पकड़ भी लेंगे तो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद एग्जोनरेट सजा नहीं हो पाएगी, तो सजा नहीं तो फिर उसको क्लीन चिट ही कहेंगे ना। जिस तरह बुजदार साहब को मिल गई है, बिन पकड़े, बिन इंक्वायरी, बिन इन्वेस्टिगेशन पहले ही क्लीन चिट मिल गई। यानी वो कहते हैं ना अभी केस शुरू होने से पहले बंद हो गया। सर केस शराब वाला गिरफ्तार हो गया है और वो गिरफ्तारी हो गई है एक बंदे की, लेकिन वो बुजदार साहब को तो उनको क्लीन चिट मिल गई ना, कि यानी अभी रेफरेंस फाइल होना इन्वेस्टिगेशन में पहले बता रहा हूँ, क्लीन चिट पहले मिल गई उनको। यानी वज़ीर आला अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो वज़ीर आला बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। नहीं, उस्मान बुजदार साहब के वाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं और वो अभी सीख भी रहे हैं। हाँ जी, ओपनर है, नहीं सीख भी रहे हैं और गलती इंसान से हो सकती है, सीख रहे हैं ना। मैं एक खबर आपको दे दूं, जी उस्मान बुजदार साहब के हवाले से एक खबर दे दूं कि उनके जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सिद्दीकी साहब, क्या नाम था उनका? राहील सिद्दीकी, डॉक्टर है आपके बड़े राहील सिद्दीकी साहब, उन्होंने अभी तक नैब में अपना रिटर्न जवाब जमा नहीं करवाया। अभी होगी बात, वो अपना जवाब जमा करवाने वापस आ गया ना, बात समझा करें सर, वो समझ आ गई सर, एक मिनट बात सुन लें। अच्छा, वो अपना जवाब जमा करवाने के लिए उन्होंने कुछ लीगल लोगों को लीगल लोगों को के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो रिटर्न जवाब देंगे उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मुझे उस्मान बुजदार ने कहा मैंने वही किया। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उस्मान बुजदार ने कुछ नहीं कहा। गिरफ्तार हुआ है वो भी कह रहा था। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आपने बहुत बड़ी खबर की और मेरी खबर को आपने एंडोर्स कर कहेंगे कि उस्मान बुजदार ने मुझे कहा था कि इनसे कहें कि ये लाइसेंस जारी करें। उसामा साहब ने बुजदार साहब बुलाया गया आगे। अच्छा, मैं अब उस्मान बुजदार साहब ने उनसे 2 वादे किए थे। अच्छा, एक ये था कि जनाब मैं आपको GOR1 में, सर एक मिनट ठहरे, मैं GOR1 में 1 साल घर रिटेन रखने की इजाज़त, कि वो रिटायर हो चुके तो 1 साल घर रिटेन रख सकते हैं। अच्छा। और दूसरा दानिश स्कूल का चेयरमैन, दोनों वादे पूरे नहीं किए गए। ना उनको घर रिटेन रखने दिया गया, ना दानिश स्कूल का चेयरमैन अभी तक लगाया गया। अच्छा, सुन लिया। अब जो उनके मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि राहील सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैं बिल्कुल जो है एज इट इज़ दूंगा, और मेरी इतला के मुताबिक वो CM को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मैंने अगर मैंने गोंदल को जो बुलाया उसके साथ जो डिस्कशन की वो सारी उस्मान बुजदार के कहने पे की, और जो उसने मुझे कहा था वही मैंने आगे गोंदल को। यानी करोड़ रुपया, 7 से 10 करोड़ रुपया शराब के परमिट का है। डॉक्टर राहील अब डॉक्टर साहब वो ये 7 से 8 करोड़ की बात नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि मुझे उस्मान बुजदार ने कहा कि गोंदल को यहाँ पर बुलाओ, गोंदल को CM सेक्रेटरी में बुलाओ और उससे कहो कि लाइसेंस फौरी तौर पर जारी करें। उसामा साहब, आप मेरी बात समझे, डॉक्टर साहब ने 7 करोड़ वाली बात की तरफ तो नहीं, राहील सिद्दीकी भी अभी जा रहे हैं। नहीं, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस में तो बुजदार साहब के ऊपर दाग लग जाएगा, उधर नहीं जाना हमने। अच्छा, वो तो मासूम है, अभी सीख रहे हैं। अब देखें ना, आपको कोई भेज जाता है इधर दफ्तर में आके मुलाकात करके आपके नाम पे पैसे पकड़ ले, पैसे पकड़ ले। मेरी बात सुनिए, जब उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो ये तो नहीं कहेगा कि उस्मान बुजदार साहब ने 7 करोड़ लिए, 10 करोड़ लिए, ये तो उस्मान बुजदार साहब जो भी हो रहा है वो बाहर हो रहा है। उनका जो एक्शन है और रोल है वो ये है कि उस्मान बुजदार साहब ने बुलाया और ये कहा कि जनाब गोंदल से कहें कि ये लाइसेंस जारी करें, फौरी तौर पर जारी करें, और वो ये मानेंगे कि उस्मान बुजदार के कहने पे मैंने गोंदल पर दबाव बढ़ाया। जो डॉक्टर साहब ने बात की है, इस बात से मेरी बात को तकवीयत मिलती है। किस तरह मैं आपको बता देता हूँ, यही डॉक्टर साहब, यही मैं, यही चैनल, जब राहील सिद्दीकी साहब गए, बोरियां भरी थी, गाड़ियों में कागज़ रख के ले गए थे, गाड़ी खाली आ गई, कागज़ ले गई, कहानी नैब में बड़ी चलती रही। नैब की जाने से कोई तरदीद तो नहीं आई, बड़े उन्होंने कच्चे चट्टे खोले, जुबानी कच्चे चट्टे खोल दिए, सब कुछ हो गए, अब सुन लेना, हो गए कच्चे चट्टे खोल दिए। उसके बाद मैंने क्या बताया
मैंने कहा कि जब डीजी नैब और चेयरमैन नैब की एक मीटिंग हुई, कन्वर्सेशन हुई, उसमें ये फ़ैसला ज़राए से पता चला जो मुझे कि ये फ़ैसला हुआ खबर पक्की कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं चूँकि वो बरम हुए हैं, नाराज़ हुए हैं, तो नागवार गुजरी, क्योंकि नैब के ऊपर पहले ही अपोजिशन बैशिंग कर रही है। वो हमारे डिफेंडर है, अमेंडमेंट उनकी वजह से नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बताई थी, वो ऑन एयर नहीं हो। अच्छा, अब अगले खबर आपकी पक्की है, खबर पक्की है कि रहीम सिद्दीकी साहब जो वादा हुआ बनने की खबरें चल रही हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लिख कर दे देंगे कि हमारे ऊपर चीफ मिनिस्टर का दबाव था और उसके कहने पर हमने ये किया। एक मिनट, तो फिर नैब क्या करेगा? तो मैं आपको बता नैब किस तरह से उनको मैं क्या बता रहा हूं, क्या लिखेंगे? नैब भी उनको बताएगा कि जी आप सर, मैं कह रहा हूं कि उनका रिटर्न बयान मैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं कि नैब ने जो राहीम सिद्दीकी ये लिख के दे रहा है, वो लिख के दे रहा है जो मैंने किया बुज़दार साहब के कहने पे किया, अल्लाह के दबाव पर सारा कुछ किया। ये तो बड़ी वैलिड बात है, फिर बुज़दार साहब के ऊपर तो आ जाती है। अब होता क्या है जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर रहीम सिद्दीकी ने जितनी दफ़ा भी गोंदल साहब को बुलाया वो सीएम साहब के कहने पे बुलाया, उनकी डायरेक्शन पे बुलाया। और जब वहाँ पे गुग्गे शाह जो उसका होटल का मालिक है मंडी बहाउद्दीन और अमूर तमूर जो जिसको ये परमिट दिया गया शराब का, वो होटल बनने से पहले ही, और जो उनका फुप्पा है जो उधर उस वक्त वो गुग्गे या कुक्के शाह के साथ को रहता था, डीएसपी मंडी बहाउद्दीन, अभी वो एसपी बना दिया, और ये वो भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे डीलिंग विलिंग भी होती है। बुज़दार साहब ये कहेंगे कि जनाब साईं मुझे तो नहीं ये पता नहीं कहाँ से 7 करोड़ पुप्पा ने किसने लिए, मेरे से तो आए थे, मैं तो ऐसे रूटीन में सर, रूटीन में, लेकिन नैब इतनी मासूम है? नैब मासूम नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे पास तो पता ही कुछ नहीं। नैब को सारा पता है, नैब को सारा पता है, नैब को सीएम की इन्वॉल्वमेंट का भी पता है, 7 करोड़ किधर से आए किधर गए ये भी पता है, अकाउंट में नहीं, लेकिन नैब अब क्या है, मुद्दा किसके ऊपर डालना है, मुद्दा डालना किसके ऊपर है? बड़े अफसरों की रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी, मेरे लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान होगा। आपको नहीं लगता, लेकिन वो लोग जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं वो नहीं दे रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि रहीम सिद्दीकी दे रहा है, नैब उनको ये पढ़ाएगा, दे दी है। रहीम सिद्दीकी ने जो स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट देनी है वो बुज़दार साहब उसमें नहीं फंसेंगे। नंबर 1 जो अशरफ गोंदल कहेगा वो उतर तक जाएगी। अच्छा सर, बुज़दार साहब तक नैब का ये 2 दिन बाद आप देख लीजिएगा रहीम सिद्दीकी की स्टेटमेंट है, और उसके बाद नैब क्या करता है, नैब बचाता किस तरह है? नैब ने तो बचा लिया। आप तो जहांगीर तरीन साहब को भी कह रहे हैं कि वो भी बच जाएंगे। एक बात बताएं बाबर साहब, जहांगीर तरीन, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिसका भी स्कैंडल आता है, जिसको भी अदारे हाथ डालने लगते हैं, वो बीमार हो जाता है और वो लंदन दौड़ जाता है, और उसके बाद जब उसके बेटे की बात आती है वो भी लंदन दौड़ जाता है। नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ, सलमान शहबाज को पकड़ने लगे वो चला गया, शहबाज के बच्चे लंदन, वो चला गया, उनके रिश्तेदार लंदन, इसहाक डार लंदन, उनके बच्चे लंदन, अब जहांगीर तरीन साहब भी लंदन, बेटे को बुलाया तो वो भी लंदन, वो बाप की तीमारदारी कर रहा है, बाप बीमार है। जो भी अरबों रुपए की करप्शन में इन्वॉल्व है, जिस पे अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, वो सारे बीमार हैं और बच्चे उनकी तीमारदारी कर रहे हैं लंदन। ये भी हो सकता है मरियम नवाज जो है उनको जेल से निकाल के घर बैठा दिया कि वो बाप की तीमारदारी करेंगी। ये भी हो सकता है, ये तो कौन से मजाक हो रहा है? कमा के नाजुक हो जाता है इंसान, तो वो पकड़े जाने लगे तो उस खौफ से कोई बीमारी पहली अंदर होती है, वो ज्यादा खराब हो जाती है। अच्छा, ब्रेक किलर मान के देख लें वो कौन सा अस्पताल में बैठे हुए, वो भी एक कमाल मिसाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे कि आटा क्यों महंगा हो रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया और फिर इंपोर्ट भी की गई, गंदम इंपोर्ट की गई, बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट की गई, मगर आटा सस्ता नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद अब पता चला। आटे की कीमत बढ़ती चली जा रही है, गरीब की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है आटा, लेकिन हमारे अरकान पार्लियामेंट जिनको बड़ा दुख और दर्द है और परेशान होते हैं जब महंगाई होती है, वो टैक्स कितना देते हैं, क्योंकि जब वो टैक्स देंगे तो उसी से रिलीफ दिया जा सकता है गरीब आदमी को, वही टैक्स का पैसा गरीब पर खर्च किया जा सकता है, उसकी सेहत के लिए, उसके बच्चों की तालीम के लिए और दीगर मामलात के लिए। तो FBR ने लिस्ट जारी की है, तो चंद अहम जो अरकान हैं पार्लियामेंट के, उनकी तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान सबसे पहले, उन्होंने 2,82,449 रुपये टैक्स दिया है। बिलावल भुट्टो ने 2,94,117 रुपये, जरदारी साहब ने 28,91,000 टैक्स दिया है। शहबाज शरीफ ने 97,30,545 रुपये टैक्स दिया। हमाद अजहर साहब वज़ीर हैं, इन्होंने दिया जी 22,445 रुपये टैक्स। ये बहरहाल कहते हैं जी ये तो गलत कहा जा रहा है, लेकिन और
शाह महमूद कुरैशी साहब ने 1,83,900 रुपये, शिबली फराज ने 3,67,460 रुपये, आज़म स्वाति ने 5,90,916 रुपये, परवेज़ खटक साहब ने 18,26,899 रुपये, असद उमर ने 53,46,342 रुपये टैक्स दिया, शेख रशीद अहमद साहब कल ही हमारे प्रोग्राम में भी थे 5,79,000 रुपये टैक्स दिया, राना सनाउल्लाह साहब 13,88,075 रुपये टैक्स, साद रफ़ीक 29,49,200 रुपये टैक्स, ये भी नैब में रहे हैं बहरहाल, राना तनवीर हुसैन ने 3,86,000 टैक्स, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो अवार्ड देना चाहिए, अगरचे बहुत अमीर आदमी है लेकिन चलें, उन्होंने दिया है जनाब टैक्स 24 करोड़ रुपए, 24,13,29,362 रुपये। अच्छा, एहसन इकबाल ने 3,67,100 रुपये, ख्वाजा आसिफ ने 43,71,000 रुपये टैक्स दिया है, चौधरी सालिक हुसैन ने 4,97,000 रुपये, मुनिस इलाही ने 51,68,918 रुपये, परवेज़ इलाही ने 20,71,196 रुपये टैक्स दिया है। और चारों सूबाई वज़राए आला में से सबसे ज़्यादा टैक्स वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने दिया 48,08,948 रुपये, और हमारे बहुत ही मोहतरम वज़ीर आला पंजाब ने कोई टैक्स नहीं दिया, बुज़दार साहब ने 0 टैक्स। वज़ीर आला सिंध का आपने देख लिया, मुराद अली शाह साहब ने 10,22,184 रुपये टैक्स दिया है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 2,35,982 रुपये टैक्स दिया। फैसल वावडा, फैसल जावेद और पीर नूरुल हक कादरी साहब ने कोई टैक्स नहीं दिया, इनकी कमाई कोई नहीं होगी। असद खरल साहब, अब जब ये सूरत हाल है, अगर आप इनका तर्ज़ ज़िंदगी देखें, मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने 2,94,000 रुपये टैक्स दिया है साल का, तो ये तकरीबन इनके महीने की कमाई को 50-60 हज़ार। मुझे कल प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट याद आ गई और मुझे हंसी आ रही है। कल उन्होंने ये कहा कि जी हम अमीरों से टैक्स लेके जो लोग टैक्स नहीं देते और हम उसको एजुकेशन पे लगाएंगे, जी यही उन्होंने कहा था। खुद उन्होंने 3 लाख रुपए भी टैक्स नहीं दिया। अब उसको भी छोड़ दें, हमाद अजहर साहब जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया है, उन्होंने कितना टैक्स कराया? 24,000 रुपया टैक्स जमा करवाया। और अब खान साहब आप मुझे बताएं कि टैक्स रिफॉर्म तो छोड़ दें, वो तो अब एक ड्रामा है। आपके तो अपने अरकान पार्लियामेंट ही टैक्स नहीं दे रहे, आपकी अपनी टीम ही टैक्स नहीं दे रही। सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अगर टैक्स नहीं दिया, उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक उनसे जब उन्होंने कहा कि सही वो आपने टैक्स कितना दिया, उन्होंने कहा वो क्या होता है? ये किस तरह से देते हैं? नहीं ऐसी बात ना करें। उन्होंने कहा ये कहाँ जमा करवाते हैं? पता बात क्या है, सेंटर फैसल जावेद साहब जो है ना तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मीडिया अखलाकियात का तकाजा है, खबर चलाने से पहले कम से कम तस्दीक कर लें, मैं टैक्स दे रहा हूँ पता नहीं कितने साल से और मेरी किताब की जा रही है। वो कह रहे हैं पता नहीं मेरे ख्याल 35,000 कोई। चले, अच्छा मुझे ये बताएं कि बुज़दार साहब ने अगर टैक्स नहीं दिया तो उसकी वजह बता देता हूँ मैं जी। वो इसलिए कि अभी नैब ने एक पंगा डाल दिया, उनको सवालनामा दे दिया। उन्होंने मैं ज़राए से ये पता चला है कि उन्होंने बड़े बड़े जो जगादरी है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो वारदाती किस्म के लोग जो हैं, जो कि काले को सफ़ेद बनाना, सफ़ेद को काला बनाना, पैसे को सारी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिटर्न मेरा भरें कि जिसमें इस तरह जमा तफरीक हो कि अब सारे बंदे चकरा के रह जाएं, मैं गरीब भी शो हो जाऊं, टैक्स भी चला जाए। तो अब ये बेचारे वो सोच विचार कर रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज कर दूं कि ये टैक्स देते कैसे हैं, ये टैक्स भी देते हैं, ये किसको देते हैं? अच्छा मैं एफबीआर से राब्ता करना चाहिए उनकी डायरेक्टरी में। एक लेकिन उसामा साहब तो फिर वहां देखें, उन्होंने एफबीआर ने तो अपनी डायरेक्टरी में यही कुछ बताया हुआ है। अब आटे पर सर आम आदमी की बात कर रहे हैं, आटे का मसला ये है कि घबराना नहीं है ना, ये तो अशराफिया है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा ना घबराना नहीं है। 8 रुपए की रोटी भी अगर नहीं मिल रही, जो 6 से 8 की होगी फिर भी नहीं मिल रही, अगर 10 रुपए की भी हो जाए रोटी, घबराना नहीं। क्योंकि आज हमारे जो ऑफिस के अंदर जो बेचारा कोई टेक्निकल स्टाफ है, वैसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा क्या सूरत हाल है? कहता जी पहले 6 की मिलती थी रोटी, अब 8 रुपए की रोटी होगी। आज कहता है 8 रुपए की रोटी भी तंदूरों पे लेने गया हूँ तो कोई तंदूरों पे मिल रही थी। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, लेकिन ज़्यादातर पे वो कह रहा नहीं मिल रही, क्योंकि वो ये कहते हैं, जिस तरह चक्की मालकान जो एसोसिएशन है उनकी, आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन अब्दुर्रहमान तर्जमान कह रहे हैं कि पहले 72 था, फिर 74 रुपये किलो, फिर 76 रुपये किलो, और गंदम हो गई है 2400 रुपये मन। वो कहते हैं हम कैसे? मैं चूँकि ज़री शोबे से भी किसान और ज़िम्मेदार चले छोटे मोटे ही हम, 1300 रुपये हमसे गंदम ली गई।
आज तकरीबन ऑलमोस्ट डबल कीमत हो चुकी है उसकी 2-3 माह में। आगे तो अभी फसल शुरू हुई है। मुझे पता है बाबर साहब भी ऐसे मामला में गुस्से में आ जाते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। जमीन खा गई, सामान निकल गया, किधर चली गई गंदम आ भी गई, आटा नायाब, और आगे क्या कहेंगे। माफिया जिस तरह तेल आपने सस्ता किया, गायब हो गया, आपने घुटने टेक दिए। अभी आटा माफिया और गंदम माफिया के आगे इमरान खान साहब लोगों को रोटी अब नहीं मिलेगी। सरकारी तौर पर ऐलान ये किया गया, ये सरेंडर कर दें उनके आगे। 20 किलो का आटे का थैला 860 रुपए मिलेगा, 43 रुपए किलो बनता है। वो तो पुरानी बातें हो गई, बाबर डोगर साहब वही पुरानी। स्पीकर असद कैसर साहब कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन में आटा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि गंदम दरामद फाका कर ले, 8-10 दिन में फाका कर ले, रोजे शोजे रख ले। साहब ये आटे का क्राइसिस आज या कल तो नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि अभी तो गंदम की नई फसल आने में 6-8 महीने पड़े हुए हैं। साहब बम्पर क्रॉप जब आई उसी वक्त आ गया, आटे का क्राइसिस पैदा हो गया। अभी तो 4 महीने नहीं हुए गंदम की कटाई को, पहले महीने आ गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने हुए हैं, 7 महीने पड़े हुए हैं। क्राइसिस तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्राइसिस किस तरह से इसको ये गंदम की जब कटाई हो रही थी मई में क्राइसिस शुरू हो गया, जून में सारे क्राइसिस ने उठाना शुरू कर दिया। जून में इमरान खान साहब काटी जा रही है। काबीना में कहा कि कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। वो जो बात कहते हैं बाद की बात है, तो सर कौम ये कह रही है खुदा का नाम है प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस नहीं लेना, नोटिस नहीं लेना। आपने अगर नोटिस ले लिया तो वो चीज कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, वो मिलेगी नहीं। अच्छा एक और दरामद की है। अच्छा टैक्स का भी आपने दिखाया नाज़रीन, मैं ये आपको कहता हूँ जितने ये लोगों के आपने दिखाए हैं, मैं आप डोगर साहब या मैं अपने हवाले से कहता हूँ, मेरी मिसेज भी जॉब करती हैं, फाइलर हैं, हम सब आप सबसे ज्यादा टैक्स सुन ले, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा टैक्स 4 या 6 लोगों से ज्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 या 6 लोगों से ज्यादा मैं टैक्स दे रहा हूँ, जो आम एक बंदा है, आम आदमी है। इन 4 या 6 से जो लोग हैं जो मेरे से ज्यादा दे रहे होंगे, मैं, मेरी फैमिली, हम जिम्मेदार, जो आबियाना होता है, जमीन का टैक्स सारा मिला के, तनख्वाह का, इनसे ज्यादा मैं दे रहा हूं जो आम है, जिसकी जॉब मिसेज भी करती है, मैं भी जॉब करता हूं, थोड़ी सी जमीन है सर, जो भी और इनसे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। उसने को 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लगाया एक हल्के में, ये तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। इससे कम में तो इलेक्शन सोचे भी ना। इनके लाइफस्टाइल, इनकी गाड़ियां, मुझे एक बात बताएं, जो हल्के की आप बात करते हैं उस पे हम सुन लें, वो 3 लाख, जो आप हल्के की बात सुन लीजिए। डेवलपमेंट किसकी कहते हैं? ये फंड डेवलपमेंट कहते हैं हमारी। क्यों? जो फंड आता है, जो ये डायरेक्टिव ले, उसमें 10% ठेकेदार से लेते हैं और 10% मुतलका महकमे से लेते हैं, 20% तो लेते हैं कमीशन। डेवलपमेंट कोई स्कीम होती है, कोई MNA MP सेंटर लेके जाता है ना, तो वो आवाम की डेवलपमेंट नहीं मरुज़े खाते होती, वो ये होती है कि जो मुझे 10 करोड़ का मनसूबा सड़क का मिलेगा, उस 10 करोड़ में से 1 करोड़ ठेकेदार जो उसका होगा, उसकी पर्ची वाला, उससे 1 करोड़ पाक PWD है जो भी महकमा उससे लेगा एडवांस में, वो 2 करोड़ रुपया जेब में डालेगा, उसके बाद फर्दर लेगा, महकमों वाले लेंगे, फर्ज पेमेंटें होंगी, सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल होगा। मामला ये है कि एक तो ये हो गई, दूसरी आपने जो बात, ये अभी मैं टैक्सों के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक अहम बात आटे से, आखिरी जो एक बात मेरी अहम है वो ये है कि जो ये अभी बिल पास हुआ है ना, विकीलीक्स में कहा था ना गिलानी साहब के बारे में, उन्होंने कहा कि हम ड्रोन का रौला डालेंगे, रौला। अब ये है कि राना तनवीर दफाई पैदावार वजीर और जो जरदारी साहब और जो बड़े सीनियर लोग हैं, नवाज शरीफ के कहने पे वो वहां पे शामिल भी नहीं हुए और थैंक्स डिनर भी लिया है, थैंक्स डिनर भी लिया है शहबाज शरीफ और बाकी सारे रौला डालते रहे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।